अध्याय 5 प्रभाव। मुझे उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके छोटे छोटे चयन दरअसल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि छोटे होने की वजह से वो महत्वहीन नजर आते हैं, लेकिन चक्रवर्ती होने पर और साथ मिलकर वो आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। हम इस तथ्य पर भी बात कर चुके हैं कि आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही उन चयनों के लिए जिम्मेदार हैं जो आप करते हैं। सिर्फ आप ही उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें आप करते हैं। लेकिन आपको यह एहसास भी करना होगा कि आपके चयन, व्यवहार और आदतों पर बहुत सी प्रबल बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग हमारे जीवन पर इन शक्तियों के सूक्ष्म नियंत्रण के बारे में जागरूक नहीं होते। अपने लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक प्रगति को बनाए रखने के लिए आपको इन प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इसमें यह सुनिश्चित होता है कि वो आपकी सफलता की यात्रा में आपकी गाड़ी को पटरी से ना उतारें, बल्कि आपकी मदद करें। हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है। इनपुट, आप अपने मन को जो खुराक देते हैं। साहचर्य, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं। और परिवेश, आपके आसपास का माहौल। पहला, इनपुट। कचरा अंदर, कचरा बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर शिखर प्रदर्शन करे तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आप लुभावने जंक फूड से बचें। आपको सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ ही खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शिखर प्रदर्शन करे तो आपको इस बारे में और भी चौकन्ना रहने की जरूरत है कि आप इसे कैसा आहार देते हैं। क्या आप इसे लगातार नकारात्मक खबरों या दिमाग को सुन्न कर देने वाले टीवी शो की खुराक दे रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग में चटपटी गपशप, बेकार के सोशल मीडिया या टिकटॉक वीडियो भर रहे हैं? आप जो इनपुट ग्रहण करते हैं उसका आपकी उत्पादकता और परिणामों पर सीधा तथा मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क जो ग्रहण करता है उस पर नियंत्रण रखना खास तौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी ज्यादातर खुराक अचेतन होती है। हालांकि ये सच है कि हम बिना सोचे खा सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर जो डालते हैं उस पर ध्यान देना ज्यादा आसान होता है। भोजन अपने आप उछलकर हमारे मुंह में नहीं आ जाता है। हमें सतर्कता की एक अतिरिक्त परत की जरूरत है ताकि हम अपने मस्तिष्क को अप्रासंगिक, हानिकारक या विनाशकारी इनपुट ग्रहण करने से रोक सकें। सही चुनाव करना और अपनी सृजनात्मक संभावना को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी जानकारी से मस्तिष्क की रक्षा करने का युद्ध कभी खत्म नहीं होता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके मस्तिष्क का उद्देश्य आपको खुश रखना नहीं है। आपके मस्तिष्क का केवल एक ही लक्ष्य है, बचाव। वो हमेशा अभाव और आक्रमण के संकेतों को देखता रहता है। आपके मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग इस तरह की होती है कि यह हमेशा नकारात्मक चीजों की तलाश करता है। घटते संसाधन, विनाशकारी मौसम, संभावित जोखिम जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। इसीलिए जब आप सुबह अपने फोन पर न्यूज अलर्ट खोलते हैं और डकैती, आग, हमले या गिरती अर्थव्यवस्था की खबरों की बमबारी का शिकार होते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है। आपका मस्तिष्क अब दिन भर डर, चिंता और नकारात्मकता की उस दावत की जुगाली करेगा। जब आप रात की न्यूज देखेंगे तब भी यही होगा। ज्यादा बुरी खबर। आदर्श है आपका मस्तिष्क रात भर उसकी जुगाली करता रहेगा। अगर मस्तिष्क को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये 24 घंटे नकारात्मक, चिंताजनक और डरावनी बातों पर ही केंद्रित रहेगा। हम अपने डीएनए को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हम अपने मन को अभाव और आक्रमण से आगे देखना सिखा सकते हैं। कैसे? हम अपने मस्तिष्क की रक्षा करके इसे अच्छी खुराक दे सकते हैं। हम किसे अंदर आने की अनुमति देते हैं, इस बारे में हम अनुशासित और प्रोएक्टिव हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर दिन की सही शुरुआत करने के लिए मानसिकता का सकारात्मक, समृद्ध और निरंतर शोध खोजना मुश्किल है। इसीलिए मैंने डेरेन डेली शुरू किया है। मैं हर वीकडे में 5 मिनट का मार्गदर्शक वीडियो लिखता हूं, रिकॉर्ड करता हूं और भेजता हूं। इसे बनाने का खास उद्देश्य यह है कि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो और आपको हर दिन बेहतर बनाने में मदद मिले। गंदा पानी ना पिएं। आपको जीवन में जो मिलता है उसका सृजन आप ही करते हैं। अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया को संचालित करती है। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा वो है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। आपकी विचार प्रक्रिया और आपके मन के अंदर होने वाली बातचीत ही वो नींव है जिस पर आपके जीवन के परिणामों का महल खड़ा होता है। इसलिए सवाल यह है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। आपके विचारों को कौन प्रभावित कर रहा है और दिशा दे रहा है? जवाब, आप जिसे भी सुन और देख रहे हैं ये वो इनपुट है जिसका आहार आप अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं। बात खत्म। आपका मन खाली ग्लास की तरह होता है। आप इसके अंदर जो भी डालेंगे ये उसे ग्रहण करेगा और थामे रहेगा। अगर आप सनसनीखेज समाचारों, रसीली सुर्खियों और टॉक शो के बड़े कौर अंदर डालते हैं तो आप अपने ग्लास में गंदा पानी डाल रहे हैं। अगर आपके ग्लास में गंदा, निराशाजनक और चिंताजनक पानी होगा तो आपका सृजन भी इसी गंदे पानी से होकर गंदा हो जाएगा।
कचरा अंदर कचरा बाहर। गाड़ी चलाते वक्त आप हत्याओं, षड्यंत्र, मृत्यु, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक युद्धों के बारे में रेडियो पर जो खबरें सुनते हैं वो आपकी सोचने की प्रक्रिया को संचालित करती हैं, जिससे आपकी अपेक्षाएं संचालित होती रहती हैं, जो अंततः आपके सृजनात्मक आउटपुट को संचालित करती हैं। ये बुरी खबर है, लेकिन गंदे ग्लास को अगर आप साफ पानी वाले नल के नीचे पर्याप्त समय तक रखें तो अंततः आपके पास स्वच्छ साफ पानी का एक ग्लास होगा। यही मस्तिष्क के बारे में सही है। साफ पानी क्या है? सकारात्मक, प्रेरक और सहयोगी इनपुट तथा विचार। महत्वाकांक्षी लोगों की कहानियां जो चुनौतियों के बाद भी बाधाओं से उबर रहे हैं और बेहतरीन चीजें हासिल कर रहे हैं। सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी की रणनीतियां, ज्यादा प्रचुरता का सृजन करने, विकास करने, विस्तार करने और ज्यादा बनने के विचार। इसलिए मैं हर वीकडे में आप तक डेरन डेली पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता हूं। मैं आपको ऐसे उदाहरण, कहानियां और मुख्य संदेश देना चाहता हूं जिनके इस्तेमाल से आप संसार के तथा खुद के बारे में अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अपने परिणामों को भी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं सुबह और शाम 30 मिनट तक कोई प्रेरक और ज्ञानवर्धक चीज पढ़ता हूं। इसीलिए व्यक्तिगत विकास के पॉडकास्ट मेरी कार में चलते हैं, मेरे वर्कआउट के दौरान चलते हैं, कुत्ते को घुमाने ले जाने के समय चलते हैं और घरेलू कामकाज निपटाते समय भी चलते हैं। मैं अपने ग्लास के गंदे पानी को साफ कर रहा हूं और अपने मन को अच्छा आहार दे रहा हूं। क्या उससे मुझे उस आदमी से बेहतर खुराक हासिल होती है जो उठकर सीधे अखबार पढ़ता है, ऑफिस जाते समय रेडियो पर न्यूज सुनता है और सोने से पहले न्यूज देखता है, पढ़ता है? आप शर्त लगा लो, मेरी खुराक बेहतर है और आपकी भी हो सकती है। कदम 1, पहरा दें। जब तक आप किसी गुफा या रेगिस्तानी टापू में छुपने का निर्णय नहीं लें, तब तक आप किसी तरफ बच नहीं सकते। आपके ग्लास में गंदा पानी आएगा। ये विज्ञापनों में होगा, CNN पर होगा, हवाई अड्डे में चलते समय आएगा, किराना खरीदते समय चेकआउट काउंटर पर चीखती टैबलाइट सुर्खियों में होगा। यहाँ तक कि आपके मित्र, परिवार के सदस्य और आपके अंदर के नकारात्मक मानसिक टेप भी आपके ग्लास में गंदे पानी का सैलाब भर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गंदगी के प्रति अपने संपर्क को किसी तरह सीमित नहीं रख सकते। देखिए, शायद सोशल मीडिया पर जाते समय आप नकारात्मक पोस्ट से नहीं बच सकते, लेकिन इसे तो सीमित कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पर रहेंगे। आप ऑफिस आते जाते समय रेडियो सुनना छोड़ सकते हैं और इसके बजाय कोई ज्ञानवर्धक या प्रेरक ऑडियो बुक या पॉडकास्ट चला सकते हैं। आप अपना फोन बंद रख सकते हैं और इसके बजाय अपने प्रियजन के सामने बातचीत कर सकते हैं। आप उन टीवी शो के सुझावों पर अमल कर सकते हैं जिन्हें आप सचमुच शैक्षणिक और प्रेरक मानते हैं, और विज्ञापनों से तेजी से गुजर सकते हैं जिनका लक्ष्य दिखाना होता है कि जब तक आप उनका बेचा गया कचरा नहीं खरीद लें तब तक आप अक्षम रहेंगे या अभाव में रहेंगे। मैं टीवी के साथ बड़ा नहीं हुआ था। मुझे सॉलिड गोल्ड और द ए टीम देखना याद है। आपको याद है? लेकिन टीवी हमारे पारिवारिक जीवन का बड़ा हिस्सा नहीं था। मैंने किसी तरह इसके बिना काम चला लिया। इस कारण अब जब मैं कभी कभार कोई टीवी प्रोग्राम देखता हूं तो मेरा दृष्टिकोण ज्यादा स्पष्ट होता है। निश्चित रूप से मैं कॉमेडी सीरियल देखते वक्त हंसता हूं, लेकिन बाद में मुझे हमेशा महसूस होता है कि जैसे मैंने फास्ट फूड खा लिया हो जो मुझे मोटा बनाता है और कम पोषण देता है। और मैं इस बात से नहीं उबर पाता कि विज्ञापन किस तरह हमारे मनोविज्ञान पर हमला करते हैं और हमारे डरों, दर्दों, आवश्यकताओं व कमजोरियों पर हमला करके हमें अपना शिकार बनाते हैं। अगर मैं जीवन में ये सोचकर चलूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त नहीं हूं, कि मुझे सही बनने के लिए ये चीज या वो चीज खरीदने की जरूरत है, तो मैं अद्भुत परिणामों के सृजन की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? अनुमान है कि अमेरिका के लोग 12 साल या अधिक उम्र के हर साल 1704 घंटे टीवी देखते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 4.7 घंटे। हम अपने जागने वाले घंटों का लगभग 30% टीवी देखने में बिता रहे हैं। हर सप्ताह लगभग 33 घंटे का मतलब है एक दिन से भी ज्यादा समय। इसका मतलब है कि हर साल हम पूरे 2 महीने तक सिर्फ टीवी देख रहे हैं। वाह! और लोग सोचते हैं कि वो जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। खुद को मीडिया डाइट पर रखें। मीडिया हमें बंधक बनाकर खुश होता है। क्या आप कभी हाईवे पर मीलों लंबे ट्रैफिक में फंसे? जब आपको देर हो रही थी और आप सोच रहे थे कि हर चीज क्यों रेंग कर चल रही थी। जब आप पर्याप्त करीब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी भौतिक चीज कारों के प्रवाह को नहीं रोक रही है। दुर्घटना कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन अब तक दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क के एक तरफ कर दिया गया था। ट्रैफिक के 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने का कारण यह है कि कार चला रहे लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से गर्दन निकालकर उसे घूर रहे हैं। इस बात पर आप सचमुच चढ़ जाते हैं, लेकिन जब आपकी कार उस दुर्घटनाग्रस्त कार के पास से गुजरती है तब क्या होता है? आप धीमे हो जाते हैं, सामने की सड़क से अपनी आंखें हटा लेते हैं और अपनी गर्दन बाहर निकालकर दुर्घटनाग्रस्त कार को देखने लगते हैं। अच्छे भले लोग किसी दुखद और विभत्स चीज को क्यों देखना चाहते हैं? यह हमारी आनुवंशिक विरासत है, जिसकी जड़ें आत्मसुरक्षा के हमारे प्रागैतिहासिक एहसास तक पीछे जाती हैं।
हम ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। भले ही हम नकारात्मकता से बचने में कुशल होते हों और हमने खुद को बेहद सकारात्मक बनने का प्रशिक्षण दिया हो, लेकिन जब बात सनसनी की आती है तो हमारा बुनियादी स्वभाव इसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। मीडिया इस बात को समझता है। वो आपकी प्रकृति और स्वभाव को आपसे कई गुना बेहतर जानते हैं। मीडिया ने हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए सदमे भरी और सनसनीखेज सुर्खियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज 3 न्यूज, टीवी और रेडियो नेटवर्क्स नहीं है। आज तो ये सैकड़ों की तादाद में है और ये सभी सातों दिन 24 घंटे चलते हैं। पहले चंद अखबार होते थे, लेकिन आज तो अंतहीन पोर्टल आ गए हैं जो हमारे कंप्यूटर और फोन के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं। आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा आज जितनी खूंखार है उतनी पहले कभी नहीं रही। मीडिया सदमे भरी सुर्खियों में लगातार ज्यादा रंग भरता जा रहा है। वो 1 दर्जन के करीब सबसे बुरी स्कैंडल, अपराध, हत्या जैसी भयंकर चीजों को लेते हैं जो संसार में हर दिन होती है। बार बार अखबारों, न्यूज चैनलों और वेब पर उनकी नुमाइश करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में रुचि रखने वाले लोग भी आजकल नकारात्मक कहानियों को फैलाने और भेजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके लिए उन्हें बस एक बटन दबाना होता है। इसी दौरान 24 घंटे की इस अवधि में लाखों अद्भुत, सुंदर और बेहतरीन चीजें हुई हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कम सुनते हैं। हमारे मस्तिष्क को नकारात्मक चीजें खोजने के लिए बनाया गया है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक चीजों की मांग करते हैं। सकारात्मक खबरें किस तरह कभी उन रेटिंग से हिस्सेदारी या विज्ञापन के डॉलरों से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर सकती हैं? आइए हमारे हाईवे पर लौटते हैं। सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मलबे की बजाय अगर वहां सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी सूर्यास्त होता तो क्या होता? तब ट्रैफिक को क्या होता? मैंने कई बार देखा, इसकी गति धीमी नहीं होती और ये तेज रफ्तार से गुजर रहा होता है। मीडिया का बड़ा खतरा यह है कि यह हमें संसार का बहुत विकृत दृष्टिकोण देता है, क्योंकि दोहराए जाने वाले संदेश की एकाग्रता नकारात्मक पर है। इसीलिए हमारा मन भी इसी पर विश्वास करने लगता है। नकारात्मकता और असफलता से भरे इस विकृत और संकीर्ण दृष्टिकोण का आपकी सृजनात्मक क्षमता पर गंभीर असर हो सकता है या इसे पंगु कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत जंक फिल्टर। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि मैं काफी कठोर मानसिक डाइट पर चलता हूं। आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इसे जैसे चाहे ढाल सकते हैं, लेकिन यह सिस्टम मेरे लिए सुंदर तरीके से काम करता है। जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कोई न्यूज ना तो देखता हूं ना ही सुनता हूं, और मैं न्यूज फीड या न्यूज प्रकाशन भी नहीं पढ़ता हूं। 99% खबरों का मेरे व्यक्तिगत जीवन या मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने कुछ RSS फीड बना रखे हैं जो मुझे वो चुनिंदा खबरें और उद्योग के नवीनतम समाचार बताते हैं जो मेरी सीधी रुचियों और लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक हैं। जो खबर मेरे लिए उपयोगी हैं, ये बाकी खबरों के महासागर में से छांट ली जाती हैं ताकि मेरे पानी के ग्लास में कीचड़ ना आ जाए। ज्यादातर लोग गंदे समाचारों के नाले में घंटों डूबते उतरते रहते हैं, जिससे उनकी सोच रुकती है और मनोबल कमजोर होता है। मुझे तो अपनी जरूरत की सबसे सहायक और उत्पादक जानकारी 15 मिनट से भी कम समय में मिल जाती है। कदम 2, अपनी कार को यूनिवर्सिटी बना ले। नकारात्मक इनपुट खत्म करना ही काफी नहीं है। सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको बुरे को बाहर निकालना है और अच्छे को भरना है। मेरी कार 2 चीजों के बिना कभी नहीं चलेगी: गैसोलीन और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट तथा ऑडियो बुक्स की हमेशा मौजूद लाइब्रेरी, जिन्हें मैं कार चलाते समय सुनता हूं। आम अमरीकी 1 साल में लगभग 12,000 मील कार चलाता है। ये 300 घंटे तक कचरा बाहर निकालने का मौका है। ब्रायन ट्रेसी ने मुझे विचार दिया कि मैं अपनी कार को चलते फिरते क्लासरूम में बदल सकता हूं। उन्होंने मेरे सामने स्पष्ट किया कि कार चलाते समय अगर मैं ज्ञानवर्धक सामग्री सुनता रहूं तो मैं हर साल किसी एडवांस कॉलेज डिग्री के 2 सेमेस्टर के बराबर ज्ञान हासिल कर लूंगा। इस बारे में सोचें। आप इस समय कार चलाते वक्त रेडियो सुनते हैं, जबकि उसी समय का सदुपयोग करके आप नेतृत्व, बिक्री में सफलता, दौलत बनाने, संबंध में उत्कृष्ट बनने या अपने किसी अन्य चुने हुए कोर्स में PhD जितना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आपके पढ़ने की दिनचर्या के अलावा ज्ञान के प्रति समर्पण आपको आम लोगों की भीड़ से अलग कर देता है। एक बार में एक पॉडकास्ट या पुस्तक। वैसे अगर आप सकारात्मक जानकारी वाले प्रेरक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट की तलाश कर रहे हैं तो डैरेन डेली ऑन डिमांड की जांच करें। यहाँ आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड सुन सकते हैं या फिर darrendaillyondemand.com पर जाएं। मैं हर एपिसोड सुनता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। दूसरा, संगत। आपको कौन प्रभावित कर रहा है? एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं। जिन लोगों के साथ आप आदतन रहते हैं उन्हें आपका संदर्भ समूह कहा जाता है। हार्वर्ड के समाज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड मैकलीलैंड के शोध के अनुसार आपका संदर्भ समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जीवन में आपकी 95% सफलता या असफलता को तय करता है। आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? वो कौन लोग हैं जिनके आप सबसे बड़े प्रशंसक हैं? क्या ये दोनों समूह एक ही हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं?
जिम रॉन ने बताया था कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं हम उन्हीं जैसे बन जाते हैं। दरअसल हम उन 5 का सम्मिलित औसत बन जाते हैं। रॉन ने कहा कि हम अपने आसपास के लोगों पर नजर डालकर अपनी सेहत, नजरिए और आमदनी की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं वो ये तय करते हैं कि हम किस तरह की बातचीतों पर अपना ध्यान और विचार केंद्रित करेंगे। इसके अलावा वो ये भी तय करते हैं कि हम किस तरह के नजरियों और राय को नियमित संपर्क में ले आते हैं, और अंत में परिणाम ये होता है कि हम वही खाने लगते हैं जो वो खाते हैं, वैसी ही बातें करने लगते हैं जैसी वो करते हैं, वही पढ़ने लगते हैं जो वो पढ़ते हैं, वही सोचने लगते हैं जो वो सोचते हैं, वही देखने लगते हैं जो वो देखते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वो करते हैं, यहाँ तक कि वैसे ही पोशाक भी पहनने लगते हैं जैसी वो पहनते हैं। मजेदार बात यह है कि प्रायः हम इस 5 के दायरे से अपनी समानताओं के बारे में जागरूक ही नहीं होते। हम जागरूक क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके साथी आपको किसी एक दिशा में धकाते नहीं हैं। वो बस समय के साथ आपको हल्का हल्का ठेलते हैं। उनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि समुद्र में किसी अंदरूनी ट्यूब पर होने जैसा है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप उसी जगह पर तैर रहे हैं, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको अचानक एहसास होता है कि धीमी धारा आपको किनारे से आधा मील दूर ले आई है। अपने मित्रों के बारे में सोचें जो डिनर से पहले कॉकटेल या चिकनाई युक्त एपेटाइजर का ऑर्डर देते हैं। उनकी यही दिनचर्या है। उनके साथ पर्याप्त समय तक रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी अंततः चीज, नाचोज और बटर चिकन का ऑर्डर दे रहे हैं तथा अतिरिक्त बियर या वाइन के ग्लास में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आपकी गति अचानक उनकी गति से मेल खाने लगेगी, लेकिन ये दूसरी तरह भी हो सकता है। मान लें कि आपके सबसे करीबी 5 दोस्त ऐसे हैं जो स्वस्थ भोजन का ऑर्डर देते हैं और उन प्रेरक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वो पढ़ रहे थे। वो अपने नए लक्ष्यों और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित हैं, इसीलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जल्द ही आप उनके व्यवहारों और आदतों को आत्मसात करने लगते हैं। आप भी पढ़ने लगते हैं और उसी के बारे में बात करने लगते हैं जिस बारे में वो बात करते हैं। आप वो फिल्में देखते हैं जिनके बारे में वो रोमांचित होते हैं और आप उन जगहों पर जाते हैं जिनकी वो अनुशंसा करते हैं। आपके मित्रों का आप पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है और ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। चाहे स्थिति जो भी हो, ये प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सावधान रहें। आप नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनकी सम्मिलित औसत आमदनी, स्वास्थ्य या नजरिए क्या है? क्या जवाब देने से आप डर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप उन्हें बदलने का चयन कर सकते हैं। आप जो गुण चाहते हैं उन्हें आत्मसात करने की संभावना को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि आप अपना ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जिनमें आपके मनचाहे गुण हो। तब प्रभाव की शक्ति आपके विपक्ष में नहीं बल्कि पक्ष में काम करेगी। आप जिस सफलता की तारीफ करते हैं और चाहते हैं उसे हासिल करने में जिन व्यवहारों और नजरिए ने उनकी मदद की है वो आपकी दिनचर्या का भी हिस्सा बनने लगेंगे। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप भी अपने जीवन में वैसे ही सफल परिणाम हासिल करने लगेंगे। अगर आपने अब तक ये नहीं किया हो तो उन 5 लोगों के नाम लिख लें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय पर रहते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं भी लिख लें, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। या आपका जीवन साथी, भाई, पड़ोसी, असिस्टेंट हो सकता है। अब उनका औसत निकालें। उनका औसत स्वास्थ्य और बैंक बैलेंस क्या है? उनके औसत संबंध कैसे हैं? जब आप परिणामों की ओर देखें तो खुद से पूछें, क्या ये सूची मेरे लिए ठीक है? क्या मैं यहीं रहना चाहता हूं? यही समय है कि आप इस बारे में मूल्यांकन करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अपने लक्ष्यों और उनके लक्ष्यों की तुलना करके देखें कि क्या वो भी उन्हीं चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्हें आप मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि ये संबंध या तो आपको पोषण देते हैं या फिर घटिया खुराक देते हैं या फिर आपको चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। और आप जब सावधानी से विचार करने लगते हैं कि आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं तो आइए थोड़ी ज्यादा गहराई में चलते हैं। जिम रॉन ने मुझे सिखाया कि अपने साथियों को इन 3 श्रेणियों में रखकर मूल्यांकन करना बहुत शक्तिशाली होता है। पृथक्करण, सीमित साहचर्य और विस्तृत साहचर्य। पृथक्करण, आपके बच्चे जिन दोस्तों के साथ रहते हैं आप उनके बुरे प्रभावों से उनकी रक्षा करते हैं। आप इस बारे में जागरूक होते हैं कि करीबी दोस्तों का आपके बच्चों पर और उनके सही या गलत विकल्प चुनने पर काफी प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि उनके दोस्त ही उनके अच्छे या बुरे निर्णयों को प्रेरित करेंगे। मुझे विश्वास है कि यही सिद्धांत आप पर भी लागू होना चाहिए। आप पहले ही ये बात जानते हैं। आपको कुछ लोगों से दूर जाने की जरूरत हो सकती है पूरी तरह। हो सकता है कि यह कदम उठाना आसान ना हो लेकिन यह अनिवार्य है। आपको इस बारे में कठोर विकल्प चुनना चाहिए कि कुछ नकारात्मक प्रभाव आपको भविष्य में प्रभावित ना करें। तय करें कि आप जीवन में किस तरह की गुणवत्ता चाहते हैं और फिर खुद को उन लोगों में घेर लें जो उस सपने को जी रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं।
मैं लगातार उन लोगों को हटाता रहता हूं जो विकास करने और सकारात्मक तरीके से जीने से इनकार करते हैं। अच्छे दोस्त बनाना और बुरे दोस्तों को छोड़ना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं इस बारे में ज्यादा ही कठोर हूं, लेकिन मैं ऐसा और ज्यादा करना चाहूंगा। मेरा एक व्यक्ति के साथ व्यावसायिक संबंध था जिसे मैं सचमुच पसंद करता था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुंची तो उसकी ज्यादातर बातचीत इस बात पर केंद्रित रहती थी कि यह हर चीज कितनी भयंकर है, उसकी कंपनी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था और वहां रहना कितना मुश्किल था। मैंने कहा, देखो भले आदमी, इस दलील के पक्ष में प्रमाण देना छोड़ दें कि जीवन कितना बुरा है। मैं देख सकता हूं कि आप अपने विश्वासों की पुष्टि के लिए तमाम आंकड़े इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद वो व्यक्ति हर चीज को वास्तविकता से ज्यादा निराशाजनक नजरिए से देखने में जुटा हुआ था। ये देखकर मैंने निर्णय लिया कि मुझे भविष्य में उसके साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। जब आप अपने और खुद से नीचे गिराने वाले लोगों के बीच सीमाएं तय करने का कठोर निर्णय लेते हैं तो ये जान लें कि वो आपसे लड़ेंगे। खासतौर पर आपके सबसे करीबी लोग। ज्यादा सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित जीवन जीने के लिए आपके निर्णय से उन्हें उनके खराब चयन आईने में दिखेंगे। आपकी वजह से वो असहज महसूस करेंगे, इसलिए वो आपको घसीट कर अपने खुद के स्तर तक नीचे लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उनके प्रतिरोध का यह मतलब नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते या आपका भला नहीं चाहते। ये दरअसल आपके बारे में नहीं है। ये तो उनके खुद के खराब चयनों और अनुशासन की कमी संबंधी उनके डर तथा अपराध बोध के बारे में। बस ये जान लें कि उनसे दूर होना आसान नहीं होगा। सीमित साहचर्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे गुजारते हैं। बाकी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 घंटे नहीं बल्कि 3 मिनट गुजारते हैं। हमेशा याद रखें कि साहचर्यों का प्रभाव शक्तिशाली और सूक्ष्म दोनों होता है। जिस व्यक्ति के साथ आप चल रहे हैं वो ये तय कर सकता है कि आप अपनी गति धीमी करें या तेज करें, शाब्दिक भी और आलंकारिक भी। इसी तरह आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनके प्रबल नजरियों, कार्यों और व्यवहारों से अछूते नहीं रह सकते। निर्णय लें कि आप कितना प्रभावित होना बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उन लोगों के व्यवहार और नजरिए पर निर्भर करता है। काम मुश्किल है, मैं जानता हूं, मुझे ये कई मौकों पर करना पड़ा है, करीबी परिवार के सदस्यों के साथ भी। बहरहाल मैं किसी दूसरे के कार्यों या नजरियों को खुद पर उत्साह रहित प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा एक पड़ोसी था जिसे मैं 3 मिनट का मित्र मानता था। 3 मिनट तक हमारी बेहतरीन गपशप होती थी, लेकिन हम 3 घंटों तक साथ नहीं रहते थे। मैं हाई स्कूल के किसी पुराने मित्र के साथ 3 घंटे तक रह सकता हूं, लेकिन उसके साथ 3 दिन नहीं गुजारूंगा। और फिर कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ दिन रह सकता हूं, लेकिन लंबे वैकेशन पर उनके साथ नहीं जाऊंगा। अपने संबंधों पर नजर डालें। ये सुनिश्चित करें कि आप 3 मिनट वाले इंसान के साथ 3 घंटे बर्बाद नहीं कर रहे हो ना। विस्तृत साहचर्य। हमने अभी अभी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों को उखाड़ फेंकने की बात की थी। इनके साथ साथ आपको सकारात्मक काम भी करना चाहिए। ऐसे लोगों को पहचानें जिनमें जीवन के उन क्षेत्रों में सकारात्मक गुण हो जहां आप सुधार करना चाहते हो। ऐसे लोग जिनके पास वो वित्तीय और व्यावसायिक सफलता हो जिसे आप चाहते हैं, परवरिश की योग्यताएं जिन्हें आप चाहते हैं, संबंध जिनके लिए आप बेताब हैं, जीवन शैली जिससे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऐसे संगठनों, व्यवसायों और हेल्थ क्लबों में शामिल हों जहां ये लोग इकट्ठे होते हैं और मित्र बनाते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैं गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए कार चलाकर दूसरे शहर जाता था जिसके अप्रत्याशित परिणाम मिले। मैं इस पूरी पुस्तक में जिम रॉन का गुणगान कर रहा हूं। इसका कारण स्पष्ट है। मेरे डैडी के अलावा जिम मेरे सबसे अग्रणी मार्गदर्शक रहे हैं जिनका मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिम के साथ मेरा संबंध विस्तृत संबंध का आदर्श उदाहरण है। हालांकि मैंने उनके साथ कई बार भोजन किया है, इंटरव्यू लिया है और कार्यक्रमों से पहले मंच के पीछे थोड़ा समय अकेले में बिताया है, लेकिन जिम के साथ मेरा ज्यादातर समय मेरी कार में उनके विचार सुनने में बीता या मेरे लिविंग रूम में उनके शब्द पढ़ने में गुजरा। मुझे लगता है कि जिम से सीधे निर्देश लेने में मैंने 1000 घंटे से ज्यादा समय बिताया है और उसका 99% पुस्तकों व ऑडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से था। इस बारे में रोमांचक बात यह है कि आप जीवन में चाहे कहीं भी हों, छोटे बच्चों के साथ घर पर व्यस्त हों, बूढ़े माता पिता को संभाल रहे हों, उन लोगों के साथ लंबे घंटे काम कर रहे हों जो आपसे बहुत अलग हैं, या सबसे नजदीकी ऑफिस की इमारत से बहुत दूर देहात में रहते हों, आप भी जिसे चाहें उसे अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं, बशर्ते उसने अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और कहानियां पुस्तकों, वीडियो और पॉडकास्ट में एकत्रित किए हों। आपके पास एक असीमित खजाना है जिसमें से आप मनचाही दौलत ले सकते हैं। इसका लाभ लें। लोग अक्सर मेरी सलाह या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और वो मेरी असिस्टेंट से मुलाकात तय करने का आग्रह करते हैं। वो उन्हें पूरी स्पष्टता से बता देती है कि मेरी सलाह और मार्गदर्शन के लिए मिलने की कोई जरूरत नहीं है
ये पूरे संसार में हर जगह डैरेन डेली के जरिए या हमारे डैरेन हार्डी ट्रेनिंग वर्ल्ड के भीतर पहले से ही उपलब्ध है। अगर आप बेहतर, ज्यादा गहरा और ज्यादा अर्थपूर्ण संबंध चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं जिस तरह का संबंध चाहता हूं वैसे संबंध किसके हैं? मैं उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय कैसे बिता सकता हूं? मैं किससे मिल सकता हूं जो मुझ पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? उसकी रोशनी खुद पर पड़ने दे। उस व्यक्ति से मित्रता करें जिसे आप अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे सफल व्यक्ति मानते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, वो कहाँ लंच करने जाते हैं, वो संबंध आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। आप नेटवर्किंग समूहों और ऑनलाइन समुदायों में शामिल होकर भी इस तरह के विस्तृत संबंध बना सकते हैं। चैरिटी संगठन, सिम्फनी और क्लब खोजें जहां वो लोग इकट्ठा होते हैं जिनका आप अनुकरण और अनुसरण करना चाहते हैं। पीक परफॉर्मेंस पार्टनर खोजें। विस्तृत संबंधों से संपर्क बढ़ाने का एक और तरीका यह है कि आप किसी पीक परफॉर्मेंस पार्टनर के साथ टीम बना लें। ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अध्ययन और व्यक्तिगत विकास के प्रति उतना ही समर्पित हो जितने कि आप हैं। ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हो। वो इतना साहसी होना चाहिए कि वो आपको सच्ची राय दे सके और बता सके कि वो आपके बारे में, आपके नजरियों तथा आपके प्रदर्शन के बारे में सचमुच क्या सोचता है। ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत पुराना मित्र हो या अपरिचित भी हो सकता है। मुद्दे की बात यह है कि आपको निष्पक्ष, ईमानदारी तथा बाहरी दृष्टिकोण से राय देने और लेने की जरूरत है। मेरे अच्छे मित्र लैंडन टेलर काफी लंबे समय से मेरे जवाबदेही साझेदार हैं। जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, हर शुक्रवार को हम 35 मिनट तक फोन पर बातचीत करते हैं। इसी दौरान हम अपनी जीतों, हारों, समाधानों और आहा-पालों के बारे में बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि हमारी विकास योजनाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे हर सप्ताह लैंडन को बताना होगा और उनके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इसीलिए मैं पूरे सप्ताह अतिरिक्त समर्पित तथा प्रेरित रहता हूं। मैं लैंडन की हारों या किसी दूसरे फीडबैक का रिकॉर्ड रखता हूं जिसकी उन्हें जरूरत होती है और अगले सप्ताह हमेशा उनसे इस बारे में पूछता हूं। वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। वो कह सकते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पिछले सप्ताह गड़बड़ कर दी थी जिसे आपने स्वीकार किया था और बदलने का वादा किया था। इस सप्ताह आपने उस बारे में क्या किया? जीवन है। हम दोनों ही व्यस्त एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि हम दरअसल इसे हर सप्ताह करते हैं और नागा नहीं करते हैं। यह आसान नहीं है। कई बार तो मेरा दिन पंख लगाकर उड़ता नजर आता है और मैं सोचने लगता हूं, ओह, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन फोन के बीच में अक्सर मैं बस ईमानदार निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। मुझे खुशी है कि हम ये बातचीत कर रहे हैं। इसकी तैयारी करते समय और उस सप्ताह की मेरी बड़ी जीतों तथा हारों के बारे में सोचते समय भी मैं खुद के बारे में सीखता हूं। इस सप्ताह मैंने लैंडन को बताया, आप जानते हैं, मैं बहुत सारी चीजों के बीच में हूं। मैं अपनी पुस्तक लिख रहा हूं। मुझे बहुत से एहसास होते हैं और बहुत सारे आहा पल आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सचमुच सम्मोहक हो। उन्होंने कहा, इसे आखिरी सप्ताह होने दें जब आपने कोई आह पल नहीं बिताया है। थूक गटकना, मुझे धोखा मत देना। उन्होंने कहा, मैं समझ गया। दरअसल मैं खुद किसी पर्याप्त यादगार चीज को नहीं पहचान कर खुद को धोखा दे रहा था। मैं आपको एक गंभीर चुनौती देना चाहता हूं, बशर्ते आप उसे स्वीकार करना चाहें। सच्चा फीडबैक किसे कहते हैं? ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी इतनी परवाह करते हैं कि वो आपके साथ पूरी निष्ठुरता से ईमानदार रहेंगे। उनसे ये प्रश्न पूछें, मैं आपको कैसा दिखता हूं? आपके विचार से मेरी शक्तियां क्या हैं? आपके हिसाब से मैं किन क्षेत्रों में बेहतर बन सकता हूं? आपके विचार से मैं कहां खुद को नुकसान पहुंचाता हूं? वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं करना छोड़ दूं तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा? वो कौन सी एक चीज है जो मुझे शुरू करनी चाहिए? मार्गदर्शन में निवेश करना। पॉल जे मेयर भी मेरे मार्गदर्शक रहे। पॉल का निधन 2009 में 81 वर्ष की उम्र में हुआ। जब भी मैं सोचता था कि मेरा प्रदर्शन वाकई अच्छा था और मैं काफी ऊंचे स्तर पर खेल रहा था तो मैं पॉल के पास चला जाता था। वो मेरी वास्तविकता की जांच करने वाले पैमाने थे। लंच से पहले ही वो इतना कुछ कर लेते थे कि उसके बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगता था। मुझे उनके साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला। पॉल ने मेरी एक कंपनी खरीदी और मैंने उनकी एक कंपनी के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया। उनका मेरे जीवन पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव था। पॉल के साथ 2 घंटे बिताने के बाद और उनकी सारी योजनाओं, उपक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में सुनने के बाद मेरा सर घूमने लगता था। वो जो कर रहे थे उसे समझने की कोशिश करने भर से मैं थक जाता था। पॉल के साथ समय बिताने के बाद मैं झपकी लेना चाहता था, लेकिन उनके साथ रहने से मेरे खेल का स्तर ऊंचा हुआ। आप हमारे फर्क को इस तुलना से समझें कि उनके चलने की गति मेरी दौड़ने की गति के बराबर थी। इससे मेरे विचारों का विस्तार हुआ कि मैं कितना बड़ा खेल सकता हूं और कितना महत्वाकांक्षी बन सकता हूं। आपको ऐसे लोगों के आसपास रहने की जरूरत होती है। आप कभी इतने अच्छे नहीं होते कि आपको मार्गदर्शक की जरूरत ही ना हो।
मेरे मित्र हार्वे मैके ने मुझे बताया, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास 20 कोच हैं। मेरे पास भाषण कोच है, मेरे पास लेखन कोच है, मेरे पास हास्य कोच है, मेरे पास भाषा कोच है आदि। मैंने हमेशा इस बात को रोचक पाया कि सबसे सफल और सचमुच शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग वही होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ कोच और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने और पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। अपने बेहतर प्रदर्शन में निवेश करने से फायदा होता है। यह जरूरी नहीं कि किसी मार्गदर्शक को खोजना और उसकी मदद लेना रहस्यमयी या डरावनी प्रक्रिया हो। जब मैं केन ब्लैंचर्ड के साथ बैठा तो उन्होंने मार्गदर्शक होने की सादगी को इस तरह स्पष्ट किया। किसी मार्गदर्शक के मामले में आपको पहली चीज ये याद रखनी चाहिए कि इसमें उनका बहुत ज्यादा समय लगना जरूरी नहीं है। मुझे जो सबसे अच्छी सलाह मिली है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिली। जब मैं किसी मार्गदर्शक के साथ लंच कर रहा था या नाश्ता कर रहा था, उस वक्त मैंने उन्हें बताया कि मैं किस चीज पर काम कर रहा हूं। फिर मैंने उनकी सलाह मांगी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सफल व्यवसायी लोगों के मार्गदर्शक बनने के लिए बेताब रहते हैं, बशर्ते इसमें उनका ज्यादा समय ना लगे। जॉन वुडेन ने इस बिंदु की पुष्टि करते हुए कहा, मार्गदर्शन आपकी सच्ची विरासत है। यह वो सबसे महान विरासत है जो आप दूसरों को दे सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप हर दिन उठते हैं सीखने और सिखाने के लिए। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि मार्गदर्शन दरअसल दो तरफा मार्ग होता है। किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन और अपने मस्तिष्क को अपने आसपास के लोगों को छूने दें, ढालने दें और शक्तिशाली बनने की अनुमति दें। अपना व्यक्तिगत सलाहकार मंडल बनाएं। मैं ज्यादा समझदार और रणनीतिक बनना चाहता था। मैं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करना चाहता था और ऊंची मानसिकता वाले लीडर्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इस योजना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना व्यक्तिगत सलाहकार मंडल बनाया। मैंने 1 दर्जन लोगों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र, सृजनात्मक चिंता की योग्यता और या उनके व्यक्तित्व के प्रति महान सम्मान के कारण खुद चुना। सप्ताह में 1 बार मैं उनमें से कुछ से संपर्क करता हूं और विचार बताने का आग्रह करता हूं। मैं अपने विचारों पर उनकी राय लेता हूं और फीडबैक तथा सलाह मांगता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद मुझे काफी गहन लाभ मिले हैं जो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। यह हैरानी की बात है, जब आप सच्ची रुचि प्रदर्शित करते हैं तो जीनियस लोग कितना ज्यादा बता सकते हैं। आपके व्यक्तिगत सलाहकार मंडल में कौन कौन होना चाहिए? सकारात्मक लोगों को खोजें जिन्होंने वो सफलता हासिल की हो जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। इस उक्ति को याद रखें, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ना मांगे जिसकी जगह से आप अदला बदली नहीं करना चाहते हो। 3, परिवेश। आपका विचार बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब मैं सैन फ्रांसिस्को बे इलाके में रियल एस्टेट व्यवसाय का काम करता था तो मैं बहुत ही सीमित जनसांख्यिकी के भीतर रहता और काम करता था। मैं बार बार उसी किस्म के लोगों को उसी स्तर पर काम करते देखता था। मैं जहां जाना चाहता था वहां जाने के लिए मुझे संबंधों से ज्यादा ऊंचे दायरे की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कार से खाड़ी के पार टिबुरोन जाने लगा। यह संसार की सबसे सुंदर जगहों में से एक है जो सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में मैरिन काउंटी में है। अगर आप कभी मोनाको गए हैं तो टिबुरोन वैसा ही दिखता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा विलक्षण। यह बहुत शानदार जगह है। मैं घाट पर बने सैम्स नामक आनंददायक सी फूड रेस्टोरेंट में जाता था। भोजन बेहतरीन था, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस रेस्टोरेंट में उस इलाके के ज्यादा संपन्न निवासी बहुत ज्यादा आते थे। संबंध बढ़ाने के लिए मैं सैम्स में नहीं जाता था, बल्कि घाट पर बैठकर पहाड़ी को भी देखता था। मैं पहाड़ी पर बने उन $multi-million मकानों को देखकर मंत्रमुग्ध होता था जो चट्टानों से लटके हुए नजर आते थे। खासतौर पर एक मकान पर हमेशा मेरी नजर जाती थी, 4 मंजिला नीला मकान जिसमें एलिवेटर था और सबसे ऊपर एक वेल लाइटनिंग रॉड लगी हुई थी। मैं खुद से सारे समय पूछता था, आदर्श मकान कैसा होगा? अगर कोई मुझे इनमें से कोई एक मकान देने को तैयार हो जाए तो मैं कौन सा चुनूंगा? जवाब हमेशा वही होता था, वही सुंदर नीला मकान। यह आदर्श जगह पर था जहां से चमकीला नजारा दिखता था और यह उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। एक सुबह ब्रंच से घर लौटते समय मैंने एक बिकाऊ मकान का बोर्ड देखा जिसे ग्राहक जाकर देख सकते थे। मैंने सोचा कि उस मकान को देखना मजेदार होगा। इतने नीचे से स्पष्ट नहीं था कि उनमें से कौन सा मकान बिकाऊ था। मैं संकेतों का अनुसरण करता गया और उनके पीछे पीछे संकरी सड़कों से चट्टान के ऊपर चढ़ता गया। अंततः मैं पहाड़ी के शिखर पर बने विज्ञापन वाले मकान पर पहुंच गया। जब मैं मकान के अंदर गया और भव्य विंडो तक पहुंचा तो पूरे संसार का सौंदर्य मेरे सामने खुल गया। टिबुरोन का प्रायद्वीप सिरा, खाड़ी के पार एंजल आइलैंड, बर्कली और ईस्ट बे, बे ब्रिज और गोल्डन गेट ब्रिज तक की सैन फ्रांसिस्को की
पूरी स्काई लाइन। मैंने बालकनी में जाकर चारों ओर देखा और फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये वही मकान है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। ये नीला मकान था। मैंने वहीं खड़े खड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे सपनों का मकान अब मेरा था। मैं ईमानदारी से ये तो नहीं कह सकता कि मैं सैम्स में किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन परिवेश का मुझ पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। चट्टानों पर बने उन शानदार मकानों को देखने से मेरी महत्वाकांक्षा को ईंधन मिला और मेरे सपनों का विस्तार हुआ। उन सपनों को साकार करने के लिए मैंने अंततः अपनी कल्पना से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की और वो सपने साकार हुए। हो सकता है कि आपके हृदय का सपना आपके वर्तमान परिवेश से ज्यादा बड़ा हो। आपके सपने को साकार करने के लिए कई बार आपको परिवेश से बाहर निकलना होता है। ये तो गमले में बलूत वृक्ष का पौधा लगाने जैसा है। जब इसकी जड़ बन जाती है तो इसका विस्तार सीमित हो जाता है। शक्तिशाली वृक्ष बनने के लिए इसे काफी जगह की जरूरत होती है, और आपको भी। जब मैं आपके परिवेश की बात करता हूं तो मैं केवल उसी जगह की बात नहीं कर रहा हूं जहां आप रहते हैं। मैं तो उस सब की बात कर रहा हूं जो भी आपके आसपास है। आपकी सफलता का समर्थन करने के लिए एक सकारात्मक परिवेश बनाने का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी से सारा कचरा साफ कर दें। न सिर्फ भौतिक कचरा जिसकी वजह से उत्पादक तरीके से और कार्य कुशलता से काम करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक कचरा भी। जो भी चीज काम नहीं कर रही हो, जो भी टूटा हो, जिसे भी आप हिकारत की नजर से देखते हो। आपके जीवन का हर अधूरा टुकड़ा आपकी शक्ति को चूस लेता है, जिस तरह कोई वैम्पायर आपका खून चूसता है। हर अधूरा वादा, समर्पण और अनुबंध आपकी शक्ति को कम करता है, क्योंकि यह आपकी गति को बाधित करता है और आगे बढ़ने की आपकी योग्यता को रोक देता है। अधूरे काम आपको दोबारा अतीत में बुलाते रहते हैं ताकि आप उन्हें पूरा करें। इसीलिए इस बारे में सोचें कि आप आज क्या पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक परिवेश बनाएं, तो ये याद रखें कि आपको जीवन में वही मिलता है जिसे आप बर्दाश्त करते हैं। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सच है, खासतौर पर परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंधों में। आपने किसे बर्दाश्त करने का निर्णय लिया है, वो इस वक्त आपके जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों में भी झलकता है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आपको जीवन में वही मिलेगा जिसे आप स्वीकार करते हैं और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप उसी लायक हैं। यदि आप असम्मान को बर्दाश्त करते हैं तो आपका असम्मान किया जाएगा। अगर आप लोगों के देर से आने और उनकी लेट लतीफी की वजह से इंतजार करने को बर्दाश्त करते हैं तो लोग देर से आएंगे। अगर आप कम वेतन और ज्यादा काम को सहन करते हैं तो भी वो ऐसा ही करते रहेंगे। अगर आप इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि आपका शरीर मोटा, थका हुआ और लगभग हमेशा बीमार रहे तो ऐसा ही होगा। यह आश्चर्यजनक है कि जीवन उन मानदंडों के आसपास कैसे व्यवस्थित हो जाता है जिन्हें आप अपने लिए तय करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों के व्यवहार के शिकार हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा इस बात पर नियंत्रण होता है कि लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्थान की रक्षा करें, फिर आप शांति से रह सकते हैं, उस कोलाहल और तनाव से दूर जो संसार आप पर उछालेगा। यदि आप लयों और निरंतरता की अनुशासित दिनचर्या को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि बिग मो न सिर्फ आपके मकान में आए बल्कि हमेशा वहीं रहने लगे, तो आपको ऐसा परिवेश सुनिश्चित करना होगा जो आपके विश्व स्तरीय स्तर पर बनने, करने और प्रदर्शन करने का स्वागत और समर्थन करे। विश्व स्तरीय बनने का जिक्र आ गया है तो मैं बता दूं कि अगले अध्याय में मैं आपकी मदद करते हुए दोहराना चाहता हूं जो आपने अब तक सीखा है। अगले अध्याय में मैं आपको आपके परिणामों को तेज करने का रहस्य बताना चाहता हूं। थोड़े ज्यादा प्रयास से बहुत ज्यादा परिणाम हासिल करना धोखे या अनुचित लाभ जैसा महसूस होता है, लेकिन जीवन भी निष्पक्ष कहां होता है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें। संक्षिप्त कार्य कदम ये पहचानें कि मीडिया की जानकारी आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। यह तय करें कि आपको अपने ग्लास मस्तिष्क को किस जानकारी से बचाने की जरूरत है और आप अपने ग्लास को नियमित रूप से सकारात्मक, उत्साहवर्धक और समर्थनकारी जानकारी से कैसे भरा रखेंगे। अपने वर्तमान साथियों का आकलन करें। उनमें से ऐसा कौन है जिसके साथ आपको कम रहना चाहिए, ऐसा कौन है जिससे आपको पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए। सकारात्मक लोगों से संबंध बढ़ाने के तरीकों की रणनीति भी बनाएं। एक पीक परफॉर्मेंस पार्टनर चुनें। तय करें कि कब, कितने नियमित रूप से और किस मामले में आप एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएंगे और हर चर्चा के दौरान एक दूसरे से किन विचारों की अपेक्षा करेंगे।